आपके लिए AQI का रियल मतलब क्या है? पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। हम ऑक्सीजन से जीवित नहीं रहते। मान लो जो एक बंदा डेड है, आप उसको ऑक्सीजन दो, क्या वो जीवित हो जाएगा? हम घर में अपने AQI को बेटर कैसे करें? कि घर के बाहर तुलसी लगाओ और हवा को ये प्यूरिफाई करके अंदर भेजती है। आई शुड बी फोकसिंग मोर ऑन व्हाट आई कैन डू। ये धरती माता मेरी माँ है। हम जो हवा लेते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं कहते। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन क्या होनी चाहिए? अपने आसपास का ग्रीन करना है। तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, 3 करोड़ इंटू 1 मीटर कितना ज़्यादा हो जाएगा? आपके लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है? सिर्फ हम ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल हो। वो चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ रहे। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंडिया में बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है, बहुत कॉन्वर्जेशंस इसमें हो रही हैं, तो आप कोई ऐसी ट्रीज सजेस्ट करते हैं जो इसमें हेल्प करें? हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम प्लेनेट का बैंड बजा रहे हैं। एक बंदा अपनी नीड से ज़्यादा ग्रीड के लिए होल्ड करता है। लायन देख लीजिए, कैट देख लीजिए, ये एक ही टाइम का खाना खाते हैं। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बन सकती है? हवा की समस्या नहीं है, ये पानी की भी समस्या है, ये मिट्टी की भी समस्या है, ये हम प्लेनेट को कैसे देखते हैं उसकी भी समस्या है। मैन वर्सेस वाइल्ड, देयर इज नथिंग वर्सेस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, प्लांट्स, पर्पस ऑफ हैप्पीनेस पर। हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित मेहरा, IRS ऑफिसर, एनवायरमेंटलिस्ट और पंच तत्व के फाउंडर, जिन्होंने अर्बन फॉरेस्ट, माइक्रो जंगल्स और सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव्स के थ्रू रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन। सिविल सर्विसेज इंडिया में हर बच्चे का एक सपना है। फैमिली में कोई ना कोई सिविल सर्विसेज परसू करने के लिए हर बच्चे को प्रॉम्प्ट करता है। सिविल सर्विसेज क्या आपका ड्रीम था कि बीइंग नोन एज द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज का एक जरिया था यहाँ तक पहुँचने के लिए? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? देखिए, जब आप अपने यूथ में होते हो तो आपको एक ना एक एम, आप गोल, एम, डेस्टिनेशन चाहिए होती है। मेरे लिए वो ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज था, पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ या ये आइडिया था कि ये दिस इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म, तो इट कैन बी यूज टू गिव बैक टू सोसाइटी। तभी मैंने उसी प्लेटफॉर्म से ग्रीन मैन का सफ़र शुरू किया। तो आज जैसे बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं AQI के बारे में और वर्ल्ड में क्या AQI है, तो आपके लिए AQI का रियल मतलब क्या है और ये जर्नी कैसे AQI रिलेटेड रही है वाइल यू बीन नोन एज द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया नाउ? तने एक चीज़ देखिए, जैसे हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में, हम जो हवा लेते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं कहते, हम इसको प्राणवायु कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम ऑक्सीजन से जीवित नहीं रहते। एयर तो सिर्फ एक कंटेनर है, जो कंटेन्ड है अंदर वो प्राण है। मान लो जो एक बंदा डेड है, आप उसको ऑक्सीजन दो, क्या वो जीवित हो जाएगा? तो जो वायु है वो प्राण वायु है। तो इसकी शुद्धि होना, इसका क्लीननेस होना, इसमें प्राण होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि जैसे जो एयर क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो हमें ये सिर्फ हवा की समस्या नहीं है, ये पानी की भी समस्या है, ये मिट्टी की भी समस्या है, ये हम प्लेनेट को कैसे देखते हैं उसकी भी समस्या है। तो इसकी जो नेचुरल प्रकृति है, अभी ये विकृति हो गई है, मतलब अपनी जगह से ये डाउन चली गई है। उस जगह पर लाना ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना है। सिर्फ ऑक्सीजन में जो नेसेसरी कंटेंट्स है वो चेंज करना ज़रूरी नहीं है, हवा में जो प्राणवायु चेंज करना, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिस्टोर करना। मेरा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री क्या होना चाहिए दैन टू जस्ट फिगर आउट कि ये एयर क्वालिटी ख़राब है और मैं कुछ रीजंस फिगर आउट करूँ? उससे ज़्यादा मेरी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि इफ़ आई लिव कॉन्शियसली, यदि मैं एक आत्मीयता की भाव से जीता हूँ, यदि मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्लेनेट है ये मेरा घर है, ये
धरती माता मेरी माँ है। देखिए हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये समझते हैं हम एक एलियन प्लेनेट पर है, मैन वर्सेस वाइल्ड। देयर इज नथिंग वर्सेस। कोई भी एनिमल दे ट्रस्ट नेचर सो मच। आप कोई डॉग देख लीजिए, लॉयन देख लीजिए, कैट देख लीजिए, ये एक ही टाइम का खाना खाते हैं। इनको प्रकृति पर विश्वास है कि बाद का खाना मिलेगा, अगली बार का मिल जाएगा, कल का मिल जाएगा। हम ह्यूमन ही हमें हमारे पास 5-5, 6-6 साल का खाना या मनी इन टर्म्स ऑफ फूड है, पर फिर भी हम प्रोसेस करते रहते हैं। जितना हम प्रोसेस करते हैं उसी से सारी इनइक्वालिटी, ये जो सारी कार्बन सिंक, ये जो सारी पोल्यूशन की ट्रबल है, बिकॉज हम होर्ड करते हैं। उस होर्ड करने से एक बंदा अपनी नीड से ज़्यादा ग्रीड के लिए होर्ड करता है, तो उतना ही कंजम्पशन बढ़ता है, उतनी प्रोडक्शन बढ़ती है। जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है, यदि हम 8 बिलियन है तो हमारी जो मान लीजिए 8 बिलियन किलोग्राम हमारा फूड इनटेक होना चाहिए, वो कितने मल्टीपल टाइम्स है। उसी चक्कर में मनुष्य ने पूरे के पूरे प्लेनेट को एक तरह से कंट्रोल किया। और हम ये सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो होम्योसेपियन सेंट्रिक अप्रोच है कि वी आर द ओनर ऑफ दिस प्लेनेट। कोई एनिमल नहीं है, कोई बर्ड नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई ट्री नहीं है। यू सी, इन आवर कल्चर हम धरती को माँ मानते हैं, नेचर वर्शिपिंग। और अभी क्या कल्चर हो गया? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाउ कैन यू एक्सप्लॉयट योर मदर? यदि आप मदर मानते हो, एंड हाउ कैन यू एक्सप्लॉयट एंड हाउ नेचर कैन बी रिसोर्स? रादर वी आर रिसोर्सेज, नेचर इज जस्ट अ बाउंटी, अ प्लेंटी। तो ये जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जैसे हमारी सभ्यता में, भारतीय सनातन संस्कारों में जो धरती है वो एक माँ के तौर पर है। हम कभी भी गुरुबानी में है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। हमारे में कॉमन है पंच तत्व। तो ये जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट थिंग इज टू लिव कॉन्शियसली। और मैं एज एन इंडिविजुअल क्या चेंज कर सकता हूँ? मान लीजिए मैं यदि एक महीने में सिर्फ 30 यूनिट ही बिजली बचा लूँ। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, ठीक है, कितने यूनिट बच जाएंगे? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, कितने यूनिट बच जाएंगे? सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, आई थिंक दिस इज माई होम, आई हैव टू ब्रिंग चेंज इनटू इट। That's it. हम जैसे पेड़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, यहाँ पेड़ की पूजा करी, बट आपके नज़रिए से पेड़ और मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स का क्या रिलेशनशिप है? देखिए, हम और पेड़ ऑलमोस्ट सेम है। आपकी मदर ने छोटे थे आपको बोला होगा कि अखरोट खा दिमाग चलेगा, वैलनट, राइट? प्लांट और ह्यूमन में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो पेड़ है उसका जो दिमाग है वो नीचे है, जड़ नीचे है। अब ऊपर का कोई भी हिस्सा काट दो, फिर जड़ उगाएगी। तो इसीलिए हम प्लांट की जड़ को पानी देते हैं। और हमारे भी जो फूड का अल्टीमेट पर्पस है, हमारे ब्रेन और हार्ट को इम्प्रूव करना है। जो पेड़ है वो हमसे पहले इस वर्ल्ड में आए, इस प्लेनेट में आए। वो 3 करोड़ साल पहले आए, हम तो मात्र 3-4 लाख साल पहले आए। उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो सर्वाइवल का उनका भाव है, हमसे बहुत ज़्यादा है। हम मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर आ गए जहाँ ड्राउट आ गया, बर्फ़ पड़ गई, भूकंप आ गया, हम माइग्रेट कर जाएंगे। ट्रीज कैन नॉट माइग्रेट। सो आप देखिए उनकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है, अरबों सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। और हम लोग भी इसी से निकले हैं। पहले पथरीला एरिया रहा होगा, मास की तरह, फिर पानी आया होगा, फिर प्लांट आए होंगे। प्लांट की जड़ों ने जो रॉकी सरफेस है उसको तोड़ा होगा, उससे मिट्टी बनी होगी, मिट्टी से ऑर्गेनिक मटेरियल बना होगा, उससे प्लांट बने होंगे, उसको एनिमल ने खाया होगा। एनिमल के बाद बर्ड्स आए होंगे, फिर उसके बाद चिंपांजी वगैरह, फिर हम लोग आए। तो इसीलिए हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में पेड़ों को हमारे पूर्वज माना जाता है। तभी हम इन्हीं का पार्ट है। और आप देख लीजिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी के साथ एक पेड़, एक पौधा, एक पक्षी, एक जानवर है। आप मुझे एक भी नाम बता दीजिए। आप भगवान कृष्ण ले लीजिए कदम, भगवान शिव ले लीजिए बरगद, कोई भी नाम ले लीजिए, सभी के साथ पौधा भी है। भगवान शिव के साथ बैल हो गया, कृष्ण के साथ गीर गायें हो गई,
या सभी के साथ। तो ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, सिर्फ हमें इसको रिवाइव करना है और समझना है। समझना बिल्कुल। आप आज की डेट में एक काफ़ी नए थॉट प्रोसेस के लिए बहुत जाने जा रहे हैं। स्कूल ऑफ ट्रीज़ के बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, ये हमने एक नया आइडिया लिया है कि जैसे बच्चों को जो एजुकेशन है वो थ्योरी की है, उनको ब्रांड का पता है, उनको डेट्स का पता है, उनको हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता है, पर 24/7 हम दिन में 20,000 सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जो हमें दे रहे हैं उनके बारे में नहीं पता। अब किसी बच्चे से, किसी से पूछ लो ये काहे का पेड़ है, उनको नहीं पता। पेड़ क्या है, कैसे उगते हैं, उनका क्या महत्व है, ठीक है। सीड बॉल क्या है, पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा है, कैसे पेड़ लगाते हैं, पेड़ और पौधे में क्या फ़र्क है, ह्यूमन बीइंग और पेड़ में क्या फ़र्क है, कैसे, जैसे मैंने बताया कि वो हमारे एंसेस्टर हैं, इनका क्या आपस में को रिलेशन है। तो वो जो सारी चीज़ें बताने के लिए हमने एक स्कूल ऑफ ट्रीज़ बनाया, जिसमें सिर्फ पेड़ों की एजुकेशन दी जाती है। अभी उसमें 50 के आसपास बच्चे आते हैं। हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं बाकी जगह पर, बाकी एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। स्टैटिस्टिकली आपने क्या रिवर्सल्स देखे हैं वाइल यू डन दिस एज अ स्मॉल टीम? जब आपने 15 साल पहले शुरू किया तो आपने स्टैटिस्टिकली क्या रिवर्सल्स देखे हैं लाइफस्टाइल में और चेंजेस होते हुए? अरे जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है, आपको फर्स्ट यहाँ सीड करना है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो होती रहती है। यदि आपने ये चेंज कर दिया तो बाकी सब कुछ चेंज होता है। तो हमारा प्राइम पर्पस है कि बच्चों के, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना। वंस यू सीड हियर, आउटसाइड सीड वुड बी वेरी इजी। तो स्टैटिस्टिकली हमने 650 के आसपास छोटे सघन वन बनाए हैं, जिसमें 21 एकड़ के भी हैं, 2-2 एकड़ के हैं, 3-3 एकड़ के हैं, आधे एकड़ के भी हैं। हमने वर्ल्ड का फर्स्ट ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल बनाया, पहला स्कूल खोला जो सिर्फ पेड़ों के लिए है। फिर उसके बाद हमने वर्टिकल गार्डन बनाए, सीड बॉल काफ़ी स्कूलों में, दिल्ली में भी हमने क्लोज टू 80-90 स्कूलों में सीड बॉल बनाने सिखाए, जंगल लगाए सरकारी स्कूलों में। तो ये बेसिक स्टैट्स हैं। पर मुझे लगता है कि कभी भी आप जो टेंजिबल चीज़ें हैं उनको मेजर नहीं कर सकते, हाउ मच इट हैज़ इम्पैक्टेड। जैसे मैंने अभी जो ये स्कूल खोला तो हमारी कॉलोनी के काफ़ी बच्चे आते थे, तो मैं शाम को वॉक कर रहा था, छोटा सा बच्चा आ गया, तो हम उनको होमवर्क के लिए क्या देते हैं, एक उन्होंने जिस गिलास में पानी पिया, प्लास्टिक के गिलास में, उसमें बोला कि मिट्टी डालकर बीज डाल दिया। उस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया, कहते अंकल हफ्ता हो गया मेरा पौधा नहीं निकला, आपने तो कहा था इसमें पेड़ आ जाएगा। तो ये जो चेंज है माइंडसेट में कि पौधा कैसे बनता है, पेड़ कैसे बनता है, ये सबसे बड़ी व्हाट यू कॉल स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट्स है। आपके लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है? हैप्पीनेस इज वे ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस इज नॉट एनी डेस्टिनेशन। राइट नो राइट हियर आई एम हैप्पी, राइट। जैसे हमारे सनातन में या हमारी संस्कृति में बोला जाता है सच्चिदानंद। हमारी जो बेसिक नेचर है वो आनंद बुद्धि है, राइट। हम अपने माइंड से फ्यूचर और बैक, पास्ट को देखते हुए हम हैप्पीनेस खत्म करते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट गेटिंग व्हाट यू डिजायर, हैप्पीनेस इज रियलाइजिंग व्हाट यू आर, एंड इट इज अमेजिंग। राइट नाउ राइट हियर, इफ यू आर लिविंग द मोमेंट, इट इज हैप्पीनेस। एंड मैनी पीपल डू नॉट नो what happiness is. They seek something. When something, somebody, somewhere, someone, then you are happy. No, without that you are happy. And many people think that when they will be successful, they will be happy. I tell you, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, all successful people are not happy, but all happy people are invariably successful. सो दैट्स इट। हमारा अल्टीमेटली, यदि कोई स्टूडेंट है वो अल्टीमेटली क्यों वर्क करता है, ही वांट्स टू सीक हैप्पीनेस। कोई बच्चा है उसको लगता है यदि मैं यूपीएससी क्लियर कर जाऊंगा आई विल बी हैप्पी। कोई
बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो कहता है इफ़ आई बिकम डॉक्टर आई विल बी हैप्पी। कोई कहता है मुझे मोबाइल मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी, राइट। आप देखो टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिलती है, बट द मोमेंट दे गेट इट, इट इज़ वैनिश, बिकॉज डिज़ायर लेड हैप्पीनेस इज़ नेवर हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज़ अ वेरी ब्रॉडर काइंड ऑफ थिंग। आज की डेट में यूथ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को लेकर एंग्शियस रहती है, तो इस एंजाइटी को कम करने के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, जैसे यदि मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं प्लेनेट में अपनी कार्बन सिंक कैसे कम कर सकता हूँ, अपनी कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकता हूँ, तो आई विल बी एडिंग समथिंग वैल्यू टू लाइफ। यदि मैं सिर्फ 10 लीटर पानी सेव कर लूँ पर डे का, शॉवर से ना नहाऊँ, ब्रश करते वक्त टैप ना खुला रखूँ, तो आप इमेजिन करिए मैं 300 लीटर पर मंथ का पानी सेव कर लूँ। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 1200 लीटर, दिल्ली में 3 करोड़ है, 300 इंटू 30, तो हम एक पूरी का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। व्हाट आई शुड बी फोकसिंग मोर ऑन व्हाट आई कैन डू इंस्टेड ऑफ कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। द मोमेंट जब आप अपने पर आ जाते हो तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। यदि यूथ इज़ एंक्शियस ऑफ डूइंग समथिंग, ही मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। जैसे हम अपने ऑफिस में पेपर में फ्रंट और बैक यूज़ करते हैं, 50% पेपर वहाँ बच जाता है। हम अपने घर में हमने रूल बनाया हुआ है कि जब भी लाइट नहीं चाहिए होती उसी वक्त बंद कर दो, ऑफिस में बंद कर दो, 10-12 यूनिट वैसे बच जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इफ़ आई हैव मनी, आई कैन पे फॉर माई बिल, लेट इट बी। तब हम नहीं सोचते कि नहीं, ये इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर द प्लेनेट एट लार्ज। आपको आइडिया होगा कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 650 ग्राम कोयला बर्न होता है। तब यदि मैं 10 यूनिट कम कर दूं तो मैं 6-6.5 किलो तो कोयला मैं ही बचा लूँ। तो आप इमेजिन करिए हम पूरे लेवल पर करें। तो इसीलिए मैंने एक पूरी कंप्लीट बुक लिखी है, 31 ग्रीन हैबिट्स टू सेव द प्लेनेट। उसमें मैं इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या हैबिट्स अपना सकता हूँ। पानी को कैसे बचाना है, सॉइल को कैसे बचाना है, फिर उसके बाद एनर्जी को कैसे बचाना है, पेपर को कैसे बचाना है, कार पुलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दिस आर वेरी स्मॉल स्टेप्स विच वी कैन टेक इट इंडिविजुअल लेवल। हम घर में अपने AQI को बेटर कैसे करें ऐसे करंट कंडीशंस में? देखिए, घर में बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो इंटरनल प्लांट्स हैं, जैसे एरिका पाम हो गया, अजवैन हो गया, मनी प्लांट हो गया, फिर उसके बाद संगोनियम हो गया। यदि ये हम लगाएंगे तो बहुत से लेवल का ये दे आल्सो बहुत सी ये ऑक्सीजन को रिफाइन करती है। तो इससे बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। अपने आसपास यदि हम 1-1 मीटर भी एरिया ग्रीन कर दें तो आप देखिए कितना एरिया ग्रीन हो जाएगा। सिर्फ मैं ये प्रॉमिस कर लूँ कि मैंने सिर्फ 1 मीटर एरिया अपने आसपास का ग्रीन करना है तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, 3 करोड़ इंटू 1 मीटर कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है, घर में भी और घर के बाहर भी। हर साल तकरीबन ये 3-4 महीने ज़्यादातर AQI को लेकर डिस्कशन होता है, लेकिन पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरे साल चलती है। आप क्या एडवाइस करते हैं कि पूरा साल क्या क्या लेवल्स पर हमको कॉन्शियस रहना चाहिए जिसके बेसिस पर हम हर तरीके का पोल्यूशन कर्ब कर पाएँ एज सिटीजन्स? पहले आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पोल्यूशन है क्या। देखिए, बहुत बेसिक थिंग है। कोई भी वर्ल्ड में जीवित और अजीवित प्राणी, बायोटिक और नॉन बायोटिक, 5 चीज़ों से बना है: पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये 5 तत्व प्लेनेट में है और ये हमारे अंदर भी हैं। जैसे हमारे अंदर पानी है 71%, एग्जैक्टली 71% पानी प्लेनेट में है। हमारे अंदर हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एग्जैक्टली बाहर है। हमारे अंदर फायर है, मेटाबॉलिक फायर है, प्लेनेट में टेम्परेचर है। हमारे अंदर स्किन और सॉलिड एलिमेंट है, धरती का एलिमेंट बाहर भी है। और हर एक बंदे के अंदर ये 5 तत्वों का एक बेसिक बैलेंस है। अभी इसको रिवर्स कर लीजिए। यदि मान लीजिए मेरे अंदर हवा ज़्यादा होगी तो मेरे अंदर एसिडिटी हो जाएगी,
मैं डिजीज हो जाऊंगा, डिसईज्ड। यदि प्लेनेट में हवा ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉम, हुरिकेन, टोर्नेडो, पोल्यूशन हो गया। यदि मेरे अंदर पानी जैसा ज़्यादा हो गया, आई विल स्टार्ट वॉमिटिंग। प्लेनेट में पानी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सुनामी, बाढ़। मेरे अंदर पानी कम हो गया, डिहाइड्रेशन। प्लेनेट में पानी कम हो गया, पोल्यूशन। सो डिजीज एंड पोल्यूशन आर वन एंड द सेम थिंग। हमारे संस्कृति में एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। तो जब तक आप अपना बाहरला सही नहीं करोगे, आप अंदरला सही नहीं कर पाओगे, और जब तक आप अंदरला सही नहीं करोगे, आप बाहरला सही नहीं कर पाओगे। सो पोल्यूशन एंड डिजीज आर सिनोनिमस, दे आर समानार्थक, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो इस चीज़ को देखते हुए यदि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे लिविंग क्रिएचर के तौर पर इस प्लेनेट में रहना है, तो मुझे इस प्लेनेट, इस धरती माता को पोषण करना पड़ेगा, इसको पूजना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दीज आर जस्ट सिम्टम्स। रूट कॉज इज माई थिंकिंग। सो द मोमेंट एज अ ह्यूमन, एज अ होमो सेपियंस, I think that I have to live in coterminus with the other living beings like trees, plants, animals, microbes. I cannot be a healthy, surviving, thriving civilization. आपके हिसाब से जब हम आउटडोर प्लांटेशन करें तो AQI कंट्रोल करने के स्टैंड पॉइंट से भी और फ्यूचर के स्टैंड पॉइंट से भी हम क्या आउटडोर प्लांटेशन करें? तने जैसे हम क्या करते हैं, हम प्लांटेशन से ज़्यादा वन बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। हम छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस, इंटेंसिव, प्रोफाउंड, डीप प्लांटेशन करते हैं। उसमें मल्टीपल स्पीसीज करते हैं। ग्रास है, ग्रास भी लगाते हैं, श्रब है वो भी लगाते हैं, हर्ब्स भी लगाते हैं, क्रीपर भी लगाते हैं, क्लाइंबर भी लगाते हैं, स्मॉल ट्री भी लगाते हैं, फ्रूट ट्री भी लगाते हैं, कैनोपी भी लगाते हैं। जैसे घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, पेरेंट्स, कजन्स रहते हैं, वैसे प्लांट्स की फैमिली होती है। एंड दे सर्वाइव वेरी वेल, दे जेल वेरी वेल। यू नो, प्लांट्स की अभी जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है, दे एक्सचेंज रिसोर्सेज, दे एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स, दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन केस देयर इज अ थ्रेट। और कई बार वो ऐसी स्मेल अमिट करते हैं ताकि वो वाले कीटाणु आ जाएं, वो वाले माइक्रोब्स आ जाएं जो पक्षियों के, जो उनको तंग करें, जो उनको इनके अगेंस्ट अटैक करने आए हैं। सो प्लांट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का पूरा उसको क्या कहते हैं, परिष्कृत करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो हमारा एक शास्त्र वृक्ष आयुर्वेदा, वृक्ष आयुर्वेदा में जैसे ह्यूमन की आयु बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा है, पेड़ों की आयु, उसको कैसे लगाना है, सीड कौन से होंगे, तो उसको करने के लिए वृक्ष आयुर्वेदा है। ये सुरपाल ने 2nd BC में लिखा था। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट है, बड़ा प्लांट, उसके साथ छोटे प्लांट लगा दिए। यदि मान लीजिए ये एक जगह पूरा एक जंगल लगाना है, आपने सिर्फ नीम लगाया, नीम को मान लीजिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो देयर वुड बी कंपटीशन। द वेरी फैक्ट इन नेचर देयर इज़ नो कंपटीशन, रादर हारमनी। जो नीम को चाहिए वो पीपल दे देता है, पीपल को चाहिए आंवला दे देता है, आंवला को चाहिए अर्जुना दे देता है, अर्जुना को चाहिए अशोका दे देता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो हमारे हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली और हमारी संस्कृति में 3-4 तरह के सेट ऑफ ट्रीज़ हैं। एक है पंचवटी, 5 वट, पंचवट, जिसमें 5 पेड़ लगते हैं। नॉर्थ में आंवला, साउथ में बिल, साउथ वेस्ट में अशोका, ईस्ट में पीपल, वेस्ट में बरगद। तो ये अपने आप में एक पूरे का पूरा ज़मीन के नीचे वन बना लेते हैं। अभी अब देखो आंवला एकादशी, आमल, जो भी खाता है उसको मल नहीं होता किसी भी तरह का, ठीक है। और जितने भी हमारे मंदिर हैं सारे आंवला की शेप के हैं। कुएं में अभी भी गाँव में लकड़ी डालते हैं आंवले की कि आंवले का पानी खराब ना हो। फिर बिल पत्री, बहुत पवित्र पेड़ है, पेट के लिए बड़ा अच्छा है। साउथ ईस्ट में अशोक जो लगाता है उसको दुख नहीं होता।
बरगद जिसको वट वृक्ष कहा जाता है, अक्षय वृक्ष कभी खत्म नहीं होता, और पीपल जो आप पीपल को लोग उगाने का सिंपल तरीका है, जहाँ भी पत्थर होगा वहाँ उग जाएगा। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि अच्छा कितनी मिट्टी चाहिए। आप कभी कभी जज करना कि पीपल और बरगद को मिट्टी चाहिए नहीं होती। कितनी दीवारों में लोग कहते हैं हमारी दीवारों में पीपल निकल आया। मैंने 15-15 फुट के पीपल देखे हैं दूसरी मंजिल पर, जिसमें मिट्टी का एक अंश भी नहीं है। तो वो अभी रिसर्च ये कहती है जो छोटे छोटे मकोड़े होते हैं वो इन पीपल को जब वो एक्सक्रीट करते हैं उससे पीपल उगता है। तो आप देखिए कैसे एक जानवर या एक क्रीचर पेड़ की उत्पत्ति का सहायक रहता है। तो इस तरह से हम पंचवटी, फिर एक त्रिवेणी है जिसमें एक ही गड्ढे में नीम, बरगद और पीपल लगाते हैं। एक हरिशंकरी है, एक ही गड्ढे में पलाश जिसको डाक भी कहते हैं, बरगद और पीपल लगाते हैं। सो त्रिवेणी, पंचवटी, हरिशंकरी ये बेसिक पेड़ लगाते हैं। प्लस उस एरिया के 500 किलोमीटर के अंदर जो लोकल स्पीसीज़ है, चाहे वो सरबगंधा हो, अश्वगंधा हो, ये सारी की सारी कालमेघ हो, जड़ें लगा के, ताकि वो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए। जब इकोसिस्टम क्रिएट होता है तो सिर्फ 2-3 महीने आप उसको मेंटेन करते हो, फिर वो हमें मेंटेन करते हैं। और ये कहना, मैं थोड़ा सा इसमें अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ये कहना कि हम लोग प्राण लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, मनुष्य को हमें आता कि हम लगाते हैं, ये मिसनोमर है। जब मनुष्य इस धरती पर नहीं था तब इस धरती में मनुष्य बहुत ज़्यादा पेड़ थे। उनको कौन पानी देता था? उनको कौन धूप देता था? उनको कौन न्यूट्रिएंट्स देता था? तो ये कहना, अरे भाई लोग वो हमसे ज़्यादा समझदार है, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, उनके डीएनए में जो इंटेलिजेंस है कहीं ज़्यादा है, सर्वाइवल कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा है, उनकी जो क्या कहते हैं उनमें उत्पत्ति और प्लेनेट के साथ रहने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना कि हम लोग लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सिर्फ हमारे माध्यम से सिर्फ उनकी एक शुरुआत होती है, बाकी सब कुछ वो अपने आप ही मैनेज करते क्या पेड़ पौधे हमारी बातें समझते हैं? डू दे रेसिप्रोकेट? हैं। साइंटिफिकली 100% छुईमी प्लांट है, टच करो। अभी मेट्रो में आप कभी जाना, दिल्ली में पूरी मेट्रो है, जहाँ मेट्रो का पिलर खत्म होता है 2 पेड़ उगेंगे, वो ऐसे चले जाएंगे, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चले जाएगा। हाउ डू दे नो? हमारी उत्पत्ति उनसे हुई है, हमें यदि इंटेलिजेंस है उनको भी है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि ह्यूमन ये समझता कि ये बोल नहीं पाते, शायद इनको इंटेलिजेंस नहीं है। हमने किसी जंगल में पेड़ लगाया और पानी का जो स्रोत था, छोटा सा एक पड्डल, उससे 15 या 20 फुट दूर रखा। पेड़ की जो वो है जड़, वो 20 फुट तक चली गई वहाँ से पानी लेने के लिए। उनको कैसे पता? और कब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने हैं, ये सब उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है। सिर्फ हम ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल हो, वो चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ रहे। अभी एक देयर इज़ अ फेमस रिसर्च जिसमें 4500 साल पहले एक प्लांट गिर के ख़त्म हो गया, मतलब, पर आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, वो चल रहा है, सर्वाइव है, बूढ़ा हो गया। तो अब देखिए कैसा उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, सब इक्वालिटी है, सभी को जो चाहिए वो ले लेते हैं, कोई एक चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं लेते। तो आप देखिए इसको ह्यूमन से कंपेयर करिए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम प्लेनेट का बैंड बजा रहे हैं। क्या पेड़ मरते हैं? हाँ, पर देखिए, आपको इस प्रश्न को आंसर देने के लिए आपको ये देखना होगा कि हाउ व्हेन दे डाई इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। अभी ह्यूमन कैसे मरता है? व्हेन आवर ब्रेन इज डेड और मेजर ऑर्गन इज डेड, वी आर डिक्लेयर डेड। प्लांट्स में दे नेवर डाई एज एन इवेंट, इट इज़ ए प्रोसेस। उसकी धीरे धीरे कैपेसिटी टू, जो पानी ऊपर ट्रांसपीरेशन का होता है उसको खींचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी लकड़ी धीरे धीरे सूखनी शुरू होती है, आउटर रिंग ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो मरने के बाद भी बहुत पक्षियों का, माइक्रोब्स का, अदर प्लांट्स का घर बन जाता है। सो फॉर देम डेथ ऑफ प्लांट इज़ नॉट एन इवेंट,
और ट्री इज़ नॉट एन इवेंट. एंड मैनी पीपल थिंक कि यदि जब वो ख़त्म भी होते हैं तो उनका जो पूरा लकड़ी है उसको भूमि का कंपोस्ट बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं और फिर उसी में से वो आ जाते हैं. तो वो ह्यूमन की एंगल से मरते हैं, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शाश्वत है. दे नेवर डाई. वही प्लांट मिट्टी में मिलकर फिर दोबारा जागृत होता है, फिर दोबारा रीबर्थ होता है. सो प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ साइंस मे बी यू कैन से दे डाई, बट एक्चुअली दे नेवर डाई. थोड़ा पेड़ों के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में बताएं. आपने कई बार वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, और हमसे पहले भी वो थे. थोड़ा उसके बारे में हमें पढ़ाएं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे होता है पेड़ का, और पेड़, कोई भी पौधा, पेड़, वो कैसे अलग अलग कंडीशंस में भी उग पाता है. देखिए, हमने 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यहाँ आए, तो हमारा जो पूरे वर्ल्ड में, आप देखो प्लांट कहाँ, पेड़ कहाँ पर है. नदन पोल पर नहीं है, ह्यूमंस बीइंग नहीं है. अंटार्कटिका में ह्यूमन बीइंग नहीं है. अंटार्कटिका में भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं. हिमालयाज़ में बर्फ़ों के ऊपर प्लांट्स हैं. हम पानी में नहीं रह सकते, मैंग्रोव्स पानी में हैं. हम पानी में जी नहीं सकते, आप मनी प्लांट लगा लो, चलता ही पानी में है. ठीक है. हमें धरती चाहिए होती है, पृथ्वी चाहिए होती है. वो बिना पृथ्वी के पीपल और बरगद चल पड़ते हैं. इवन न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में बड़े ट्रीज बच गए. तो इन्होंने ओवर 3 करोड़ साल की जो इनकी जर्नी है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रीज़ हैं वो एक ही जगह रुकते हैं. वेदर जैसा मर्जी हो, उसकी वेगेरीज जैसे मर्जी हो, उसकी वैरायटी जैसे मर्जी हो, दे हैव टू सर्वाइव. सो वो अपने आप को, धूप है, ठंड है, फिर बर्फ़ है, बाढ़ है, इनको हर एक सिचुएशन में अपने आप को बचाना है. अभी हमें ठंड लगती है, देखिए मैंने इनर डाला हुआ, कमीज डाली हुई है, कोट डाला हुआ, मैं नहीं सर्वाइव कर सकता. सो इन कंपैरिजन टू ट्रीज वी आर द वीकेस्ट लिंक. हम ह्यूमन तो 2 मिनट होता है, खांसी आ जाती है. आप इमेजिन करिए व्हाट माइट हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन इन प्लांट्स. फिर भी वो सर्वाइव करते हैं. यदि हमें प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुई, तो ट्रीज़ को भी प्रॉब्लम होती है, बट दे सर्वाइव. यू विल सी वेरी फ्यू प्लांट्स जो ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. अभी किसी में एक रिसर्च पढ़ रहा था कि इनकी 30 से 40% कैपेसिटी टू जो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट करती है वो कम होती है, बट स्टिल दे सर्वाइव. So their survival instinct in terms of time, in terms of space, in terms of area is much more profound, much more deep than we human beings. तो सर्वाइवल यदि सीखना है तो आपको ट्री से सीखो. और सबसे बड़ी बात है, हम अभी बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं टाइम में कितने ही लोगों ने एक दूसरे को, ह्यूमंस ने फाइट किया होगा या एक दूसरे को किल कर दिया होगा. नो tree or plant ever invades, attacks, kills any other tree. Have you ever seen? Even then they are surviving. तो ये जो इंस्टिंक्ट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल कि कैसे रहना है, फिजिकल. आप किसी पेड़ को काट दो, गिर भी गया, उसमें से भी छोटा प्लांट निकल आता है. बड़ी बात देखा होगा आपने. तो ये जो उनकी इंस्टिंक्ट है, that is worth emulating as human beings. So what is your purpose of life? Purpose of life for me is to be my best version, is to give back. See, if you ask what is the purpose of life, the different people think it differently. Some says that life has no purpose. Life itself is a purpose. To live life in the moment is the purpose. और हमारे सनातन में जो 4 पर्पसेस हैं, उसको 4 पुरुषार्थ में बांटा गया. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म बेसिक है. अर्थ क्या है? ऑल द मटेरियल वेल्थ. यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मटेरियल वेल्थ.
प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, फिर उसके बाद काम, प्रोक्रिएशन, प्लस पांचों जो आपकी सेंसेस है, ज्ञान इंद्रियां हैं या सॉरी सेंसेस हैं, उनका भोग करना। कानों का म्यूजिक अच्छा लगता है, आइज का अच्छी अच्छी जगह देखना, टेस्ट लेना, ये भी एक पर्पस है। एंड फोर्थ इज मोक्षा। इससे सबसे नीचे है धर्म। यदि मुझे पैसा कमाना है, अर्थ लेना है, मैं आपकी जेब से चुरा कर नहीं ले सकता, तभी धर्म सबसे नीचे है। जो वेस्ट है वो सिर्फ अर्थ और काम तक ही रुका हुआ है। हमारे पर्पस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी है वो आपको यही देकर जाना है। सो जो मोक्ष है वो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। पर अब सीधा मोक्ष नहीं ले सकते, आपको धर्म, अर्थ, काम और चौथे पर ही मोक्ष पढ़ना है। इन्हीं चीज़ों का बेस्ट वर्जन बनना है आपको। उसके बाद आपको सोसाइटी को, समाज को, धर्म को वापस करके जाना है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। आपने वृक्ष आयुर्वेद की बात करी, क्या आप मियावादा जो एक जापानीज टेक्निक है उसको भी फॉलो करते हैं? देखिए, मियावाकी और वृक्ष आयुर्वेदा ऑलमोस्ट कई जगहों पर सिमिलर है, पर वृक्ष आयुर्वेदा काफ़ी विस्तृत है। ये भारतीय टेक्निक है, सेकंड बीसी से चल रही है। इंडियन साइंस ऑफ प्लांटेशन में इससे बढ़कर कोई टेक्निक नहीं है। कैसे पेड़ लगाने, कब लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कैसे सर्वाइव होंगे, सीड क्या है, कब पानी डालना है, क्या मिट्टी का वो देना है। एक बड़ा अच्छा वहाँ एक वाक्य आता है कि जो मिट्टी है वो एक माता की तरह, जो प्रेग्नेंट हो रही है, तो जैसे जो गर्भ वाली माता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, मिट्टी को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि जो उसका ऑफस्प्रिंग, जो बालक हो या संतान हो, वो हेल्दी हो। उसी तरह मिट्टी को आपको परिष्कृत करना है, उसको न्यूट्रिशन देनी है ताकि जो पेड़ या पौधा है वो बढ़िया हो। तो ये बहुत एक अद्भुत कंसेप्ट है वृक्ष आयुर्वेदा। दूसरा कि प्लांट्स को क्या क्या बीमारियां होती हैं, प्लांट्स को क्या क्या खाद चाहिए होती है, कब चाहिए होती है, ये सारा है। देखिए, बड़ी बार बड़े लोग पूछते हैं कि क्या पेड़ों को भी बीमारियां होती हैं। हम जो प्लांट हॉस्पिटल चलाते हैं वो वृक्ष आयुर्वेदा के कंसेप्ट पर ही चलाते हैं। अभी मैं आपको सोचूं, आप देखो आप कैसे रिलेट कर पाओगे फिजिकल प्रॉब्लम्स टू प्लांट्स। आपने पौधा लगाया, उसको ट्री गार्ड लगा दिया, पेड़ या पौधा बड़ा हो गया, ट्री गार्ड ने फिर उसको जकड़ा हुआ। आप मेरी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे को जकड़ा होगा? आप देखो, आपको कितने ही ऐसे ट्री गार्ड मिल जाएंगे फिजिकल। आजकल लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं या टीका लगा देते हैं, हम उसको डिपॉइजन करते हैं। बायोलॉजिकल थिंग्स या केमिकल रिलेटेड, कोई उसको वायरस आ गया, फंगस आ गई, या किसी ने पेड़ की टहनी काट के उसको कैसे जोड़ना है। तो ये 32-33 तरह की हमने ये पेड़ों की बीमारियां आइडेंटिफाई की हैं। हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास एक पूरे एक एक्सपर्ट्स की टीम है जिसमें आयुर्वेदाचार्य है, जिसमें प्लांट साइंटिस्ट है, थोड़े से उसमें प्लांट लवर भी हैं जो डिफरेंट तरीके बताते हैं हाउ टू हेल्प टू सर्वाइव प्लांट। हमारा और इस प्लैनेट का क्या रिलेशनशिप है? तो वी आर एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लैनेट। जैसे सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, यू हैव टेकन मे बी आलू के परांठे, इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्लांट और प्लैनेट। Whatever you are excreting is going into the planet. When you will die, you will be part of the planet. If you are a non-vegetarian, you are eating those creatures which in turn are eating part of planet, maybe 1 billionth part of the planet. हमारी संस्कृति में जो हमारा जन्म और मृत्यु है ये प्लेनेट के थ्रू ही होती है। Suppose when I will die, I will be cremated. तो जो मेरे में जीवन के कण हैं वो गंगा नदी में चले जाएंगे, वहाँ से मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी से जो जीवन के कण हैं उससे पौधा बनेगा, पौधे को
बर्ड खाएगा, बर्ड एक्सक्रीट करेगा, उससे गेहूँ या धान बनेगा, उसको ह्यूमन खाएगा, स्पर्म बनेगा और हमारा रीबर्थ होगा। तो ये इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, मिट्टी भी है, ये जो पंच तत्व हैं, इनके साथ को एग्जिस्टेंस में रहना ही जीवन है। ना कि हम आई एम द रूलर ऑफ द एज ए ह्यूमन सेपियंस, आई एम मी वर्सेस प्लेनेट। मोस्ट पीपल, most human thinks that we are living on a planet which is totally enemy. No animals thinks like that. हम तो हमेशा possession because we do not trust कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Animals, they trust the planet blindly. They never think कि मुझे कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. हम कितनी देर से आधे घंटे से बात कर रहे हैं. इतनी देर में 200-250 ह्यूमन बींग्स ने सुसाइड कर ली होगी. यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल बर्ड और ट्री और एनिमल एवर कमिटिंग सुसाइड, बिकॉज दे आर नेवर हैप्पी. दे आर लिविंग विद द नेचर. दे आर ऑलवेज हैप्पी, 24/7 हैप्पी. सो दिस thought process we can learn from them. What are 3 pillars of happiness for you? Happiness has 3 peaks, 3 pillars. First is attainment, to get success, recognition, appreciation, material wealth, to go out in the world and do it. That is first pillar. But that is, success is dependent upon on others, right? I am doing 24/7 physical work. My daily wage would be say 1000 रुपया, पर यदि सोसाइटी उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती है, मैं साइंटिस्ट हूँ, वही मुझे 50,000 रुपये पर डे देगी. सो अटेनमेंट इज़ वन पर्पस, वन पीक ऑफ हैप्पीनेस. सेकेंड इज कंटेंटमेंट. जो प्राप्त है वही पर्याप्त है. I have 1,000 blessings. I'm living here. I'm alive. I'm a body organ, disease free, right? I have a family. I'm talking to you. What is human tendency? Ki we are dissatisfied with 1%, the so-called things we do not have. If you start count your blessings and compare it with those who do not have, the life you are living is a dream of 99.9%. You are much more better than a person who is suffering from a deadly disease. Right? First is achievement, second is contentment, third is enlightenment. Why you have come here? Whether it has any purpose or you are just randomly came here. What is that purpose? Whether you will be fulfilling your purpose in the 60, 70, 80 years you are having here. So your visit to this planet should be happy. It should be full of attainment, must lead to contentment, and ultimately bloom and blossom into enlightenment. So एक बहुत आपकी फेमस बात हुई थी जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट से वर्टिकल गार्डन्स बनाने का एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ. तो ये आइडिया कैसे आया और ये कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, प्लास्टिक इज नाउअडेज नेसेसिटी, बट बॉटल्स इट टेक्स प्रोबेबली 5,000 ईयर प्लस टू स्टार्ट डिकम्पोजिंग. तो हमें लगा कि क्यों ना इन बॉटल्स को एज ए कंटेनर वेस्ट को यूज़ करके, अदरवाइज दे वुड हैव गोन टू लैंड फिल्स और सी फिल्स, इनको एज ए कंटेनर क्यों ना यूज़ करें. तो हमने काफ़ी वर्टिकल गार्डन विद वेस्ट प्लास्टिक बॉटल बनाए और पूरे पैन इंडिया में हमने 1000 के आसपास वर्टिकल गार्डन बनाए और बहुत सारी बॉटल्स हमने यूज़ की. अभी भी स्कूलों में रेगुलर है, कुछ ना किसी न किसी स्कूल में वर्टिकल गार्डन बनता रहता है. तो नाउ इट हैज़ बिकम अ मूवमेंट. सो दैट इज़ हाउ आई हैव सीन दिस इन सिंगापुर. वहाँ उन्होंने काफ़ी जगह पर ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं. तो हमने ये कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट किया. आयुर्वेद के हिसाब से, आपकी समझ से सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है घर में लगाने के लिए और बाहर लगाने के लिए? देखिए, एक आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, शायद जीविक ऋषि का.
उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको आयुर्वेदाचार्य की डिग्री तभी मिलेगी, पहले आप वो प्लांट ढूंढ कर आओ जिसकी ह्यूमन के लिए कोई सदुपयोग नहीं है। तो 12 साल बाद वो आए, कहते जी मैं हार मानता हूँ, मैं ऐसा कोई प्लांट नहीं पकड़ पाया या ढूंढ पाया जिसकी वैल्यू नहीं है सोसाइटी के लिए यहाँ पर। यदि आप इसको वैसे प्रायोरिटी करो, गिलोई घर में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। गिलोई तो मतलब उसको गिलोई अमृता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ तो भगवान राम के भी काफ़ी लोग घायल और मृत्यु हुए, तो उन्होंने देवताओं से विनती की कि ये तो धर्म के लिए लड़े हैं, तो वहाँ से अमृत की वर्षा हुई और अमृत से गिलोई पैदा हुई, तभी इसको गिलोई अमृता कहते हैं। तो गिलोई बड़ी अच्छी है, नीम बड़ा अच्छा है, पीपल बड़ा अच्छा है, आंवला, फिर अशोका। तो ये बेसिक प्लांट है जो आप अपने घर के बाहर लगा सकते हो। घर के अंदर मच्छर ना आए आप अजवाइन लगा सकते हो। आप ये लेमन ग्रास लगा सकते हो, पर आपको उसका जो पौधा है बाहर धूप में लाना पड़ेगा। इरिका पाम है। फिर उसके बाद आप संगोनियम जो काफ़ी चीज़ों को सक इन कर लेता है, काफ़ी कार्बन को सक इन कर लेता है। तो दीज आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट विच कैन हेल्प अस टू। जैसे तुलसी है, देखिए हमें 5,000 साल पहले पता था कि घर के बाहर तुलसी लगाओ और हवा को ये प्यूरीफाई करके अंदर भेजती है। तो आंगन में तुलसी लगाना, तो ये बहुत बेसिक प्लांट्स हैं जो हमारी आयुर्वेदा के अनुसार और संस्कृति के अनुसार पार्ट ऑफ कल्चर है। एलोवेरा का क्या यूज़ है? एलोवेरा एज अ प्लांट आज के डेट में बहुत देखिए इसको घृत कुमारी कहते हैं। ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है और इसका जूस भी बहुत पॉपुलर है। मेरे को ऐसा कोई इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एज ए प्लांट बता रहा हूँ कि एज ए प्लांट बड़ा अच्छा रहता है। और इसको कई बार बड़े लोगों को आइडिया नहीं है कि जैसे आप प्लांट प्रोपोगेशन करते हो, आपने टहनी काटी और आपको लगानी है, तो उसको टहनी को यदि एलोवेरा की जेल में डुबो दो तो बड़ा अच्छा वो बायोन्यूट्रिएंट्स बन जाता है, सीड न्यूट्रिएंट्स बन जाता है जो लगाने के लिए। तो हम काफ़ी बार इसका प्रयोग करते हैं उसको प्रोपोगेट करने के लिए। एक स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में आप क्या रेकमेंड करते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए प्लांटेशन हो? देखो, एक अर्बन सेटअप में urban setup has to be in an urban forest only, or urban area has to be in an urban forest only. So जब तक plant they are society's lungs, urban areas lungs। आपने जंगल बना दिए, बहुत जगह पर मैंने ये पढ़ा है कि सिटी के आसपास अपने 5-7 जंगल बना दिए तो दे बिकम कार्बन सिंक्स। तभी हम जैसे जो जंगल बनाते हैं वे ब्यूटिफिकेशन से कम एक डेंस फॉरेस्ट बनाते हैं, ताकि वो एक तरह से ऐसा जंगल बन जाए जिसके जो बिल्कुल के बिल्कुल हवा के पूरा का पूरा उसका जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म कर ले। जैसे हमने अमृतसर में एक इंडस्ट्रियल एरिया फोकल पॉइंट है, उसके अंदर 4 एकड़ का जंगल बनाया, तो आसपास के एरिया का जो सारा एयर क्वालिटी है वो चेंज हो गया। आप देखिए आसपास उसकी फैक्ट्रीज हैं, वो कार्बन सिंक बन गया। सो वी हैव टू क्रिएट ट्री फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ, ये भी डेवलपमेंट जरूरी है, बट ट्री फैक्ट्रीज कैन बी एंटायरली डिफरेंट। दे कैन चेंज रियली द अर्बन लैंड स्पेस, urban areas and air quality index. Nobody has thought about tree factory. There can be an assembly line for trees, how to make saplings. Just think, instead एक तरफ कारें बन रही हैं, एक तरफ ट्री बन रहे हैं, saplings तैयार हो रहे हैं, तो it can be one way out. सो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंडिया में बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है, बहुत कॉन्वर्जेशन इसमें हो रही हैं, तो आप कोई ऐसे ट्रीज सजेस्ट करते हैं जो इसमें हेल्प करें? देखिए, व्हेन यू प्लांट अ ट्री, you not only plant a tree, you plant a colony. It is good for birds, microbes. It is good for animals. It is good for water also. You know, tree अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी अपनी जड़ों में, अपनी बॉडी में समेट कर रखता है। एंड ट्रीज आर वाटर पम्प्स फॉर द प्लेनेट। जैसे जब समुद्र से पानी आया, बादलों ने पानी लिया और उन्होंने आते ही
उसको पानी गिरा दिया। अभी आगे बादल जाएंगे तो वो कैसा से पानी लेंगे, जो ट्रीज होंगे उससे पानी इवेपोरेट या जो पानी है वो खींचेंगे, वो जाके आगे करेंगे। सो जो इंटीरियर एरिया ऑफ एनी कॉन्टिनेंट इज ऑलवेज फेड बाय व्हाट यू कॉल वाटर पंप्स नोन एज ट्रीज। तो यदि आप जितने ज़्यादा प्लांटेशन छोटे छोटे लगाओगे, ट्री प्लांट्स लगाओगे, जैसे हम कहते हैं हमने एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, फैक्ट्री लगा दी, तो वो एक जरिया बन जाएंगे बोथ टू कैप्चर रेन, टू अट्रैक्ट क्लाउड्स, एज वेल एज स्टोरेज फॉर पंपिंग वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन। सो होल यूनिवर्स इज लाइक एन ऑर्गन। मेरी बॉडी में जहाँ कोई कमी होगी, बाकी जो बॉडी के तत्व हैं वहाँ जाके उसको वो करेंगे। सेम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जहाँ भी पानी की जरूरत होगी। सो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं, जैसे मोरिंगा हो गया, प्लांट्स पर से आल्सो, पर अदर प्लांट्स भी जो पानी को, जितने बड़े मोटे पत्ते वाले ट्रीज होंगे, मे बी पीपल, या वो क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वो पानी को अटैक करेंगे और स्टोर करेंगे। आंवला, जामुन जैसे जो पेड़ हैं उनके बारे में आप बहुत बताते हैं, उनके फ़ायदे भी बताते हैं। तो ऐसे प्लांटेशंस की कमर्शियल फार्मिंग आज के ज़माने में क्यों नहीं होती है? देखिए, बहुत जगह हो रही है। हमें इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपने मोरिंगा की वैल्यू आज से बहुत 10-15 साल पहले पता भी नहीं था, अभी इसको सुपर फूड बोल रहे हैं। तो हमें इनकी एक स्टैंडर्डाइजेशन करके कि इनकी क्या क्या वैल्यू है, जैसे आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। यदि हम इसको, और हमारे आयुर्वेदा में त्रिफला का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो आंवला ही है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा। यदि हम इसको प्रॉपरली बताएं कि इसकी ये मेडिसिनल वैल्यू है, यही न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, तभी बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे लोगों को मोरिंगा या ड्रमस्टिक या स्वांजना इसका पता लग गया तो लोग इसको सुपर फूड बोल रहे हैं। तो यदि जब हम इसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आराम से हो पाएगा। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बन सकती है? क्या ये फार्मर्स के लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो नेचुरल फार्मिंग है वो इंडिया का फ्यूचर है, वो वर्ल्ड का, प्लेनेट का फ्यूचर है। हमने सिक्किम में देखा, ठीक है। वी नीड टू डीकेमिकलाइज द वर्ल्ड, द प्लेनेट, राइट। नेचर इज फुल ऑफ इट्स बाउंटीज, प्रोवाइडेड वी ह्यूमन डू नॉट इंटरफेयर। यदि आपने नेचुरल फार्मिंग करनी शुरू कर दी तो आपका ही जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हम जीवन अमृत बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, नीम अस्त्र बनाते हैं, जो गाय के गोबर से बनता है, और उसमें पॉजिटिव कीटाणु इतने ज़्यादा होते हैं कि उस एरिया का जो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है। तो यदि हम नेचर बेस्ड चीज़ें करें तो ये सस्टेनेबल भी है। हाँ, एक आधी जैसे शुरू वाले सालों में आपको लगेगा कि उतनी ऐसी शेप नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि नेचर फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द ओनली वे आउट एंड इज़ द ओनली एंड विच कैन सर्वाइव ह्यूमन बींग्स। सो आज की डेट में स्कूल्स में पेड़ उगाना ज़रूर सिखाते हैं, बट एज अ सब्जेक्ट हमको प्लांटेशन में एज अ कोर्स पेरेंटिंग में अर्ली स्टेजेस में क्या क्या बताना चाहिए? देखिए, जितना भी बच्चा नेचर के पास रहेगा उतना ही वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस और ग्रीन कॉन्शियस बढ़ेगा। कई स्कूलों में मैं जाता हूँ तो बच्चे मिट्टी को हाथ नहीं लगाते, नहीं मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जब आप देखोगे मिट्टी में काम करते हैं तो कितने उनके फाइन मोटर नर्व्स चलना शुरू हो जाते हैं। और हमारे अंदर मिट्टी का तत्व है, धरती का तत्व है। तो बच्चों को शुरू से ही प्लांटेशन में लगाना या उनको बताना कि हम और पेड़ कैसे रिलेटेड है, एक बहुत बड़ा माध्यम होगा कि आप फ्यूचर में कैसे प्लैनेट को लेकर जाओगे। यदि हमारे बच्चे को पता है कि यही भविष्य है,
हमें क्लटर नहीं करना, डीक्लटरिंग कैसे करनी है, हमें प्लांट को कैसे बचाना है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। मान लीजिए यदि हम 2 पेड़ लगा दें, मतलब बच्चों को कहें कि फिफ्थ में ही उनको 2 पेड़ लगाने हैं और 10th तक उनको मेंटेन करना है, तो हर एक इंटरनल असेसमेंट का 20 नंबर का इनको वो मिलेगा। कितने चेंज हो जाएंगे। उनको वो पेड़ों को मेंटेन भी करेंगे। अभी तो जैसे मदर्स करती हैं, वो आप प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं, मेरी वाइफ भी ऐसे करती रहती है बच्चों के प्रोजेक्ट। तो बेटर है कि हम बच्चों को ये इन्वॉल्व करें कि हाँ, आप एडमिशन लिया, आप एक पेड़ लगाओ, 10th के बाद आपको सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा जब आप उस पेड़ को बड़ा होता देखोगे। तो हर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आपने जो कुछ किताबें लिखी हैं उनके बारे में और उनके विजन के बारे में हमें बताएं। देखिए, एक जो सुपर चाइल्ड है वो पेरेंटिंग पर है कि पेरेंटिंग क्या है। देखिए, पेरेंटिंग में बहुत से पेरेंट्स अपने जो ड्रीम्स हैं अपने बच्चों के थ्रू जीते हैं, वो पेरेंटिंग नहीं है। यदि मेरा बच्चा अमरूद का पेड़ है या सीड है, मैं उससे सेब नहीं निकाल सकता। सो द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग इज नॉट टू मेक योर चाइल्ड बेस्ट। बहुत बड़ी होड़ लगी है। बेस्ट इज व्हाट, क्लास में 50 बच्चे हैं या स्कूल में 5,000 बच्चा है, मेरा बच्चा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा टॉपर बने। नो, द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग इज टू रियलाइज दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक। उसकी यूनिकनेस को आगे लेकर जाना, ना कि उसको कंपटीशन में डालना कि नहीं इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तेरे नंबर इतने आ रहे हैं, 90%, 92%, 95%। नो, इट्स व्हाट ही इज मेंट टू। वही पेरेंटिंग है। स्कूल का भी वही पर्पस है। पर हम एक तरह से पेरेंट्स क्या करते हैं कि इसके बच्चे के पड़ोसी के इतने नंबर आ गए, मेरे बच्चे के इतने आने चाहिए, इसके इतने आ गए, इसके आने चाहिए। नहीं, पेरेंटिंग इज टू रियलाइज द पोटेंशियल, एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू teach or tell what society knows. It is to bring out what the child knows. वो तो जो सोसाइटी को पता वो सभी, वो तो इंफॉर्मेशन हो गई। बच्चे के अंदर क्या इनेट, नेचुरल, इनबोर्न क्वालिटीज़ हैं, उसको निखारना ही पेरेंटिंग है। तो ये फ़र्क है पेरेंटिंग और स्कूलिंग में। और जो वैल्यू सिस्टम आप बच्चे को देते हो, और जो मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा वो नहीं करता जो आप उसको कहते हो करो या ना करो। चिल्ड्रन आर द बेस्ट मिमिक इन द वर्ल्ड। दे आर मंकीज। दे ऑब्जर्व व्हाट यू डू एंड फॉलो इट 90%. So you have to be a role model. You have to inculcate those values in yourself. So to be a good parent, you have to be first a good child, then you have to be a good parent. एक किताब आपने लिखी है थिंक लाइक अ योगी, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, उस लाइफ में जो मेन चीज़ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और आप कैसे इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, को फॉलो करते हुए एक सक्सेसफुल, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। हाउ यू कैन अचीव सक्सेस, हाउ कैन यू अचीव हैप्पीनेस, एंड हाउ यू कैन बी योर बेस्ट वर्जन बाय फॉलोइंग द बेसिक इंडियन ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स। हमारे पॉडकास्ट की एक प्रथा है जहाँ पर हम रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि हम अपने गेस्ट को थोड़ा बेटर तरीके से जान पाएँ। तो हम आपके साथ भी करना चाहेंगे, कि आप रेडी हैं? अगर आपको सिर्फ एक एनवायरमेंटल लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर मिले, आप कौन सा लॉ चूज़ करेंगे? मैं लॉ की जगह हैबिट चूज़ करूँगा कि हर एक बच्चे को एक पेड़ लगाना। ट्री प्लांटेशन या पोल्यूशन कंट्रोल, अगर एक चूज़ करना हो अभी के लिए तो क्या प्रायोरिटी? ट्री प्लांटेशन, ऑब्वियसली, नो सेकंड थॉट। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट एक्शन एनवायरनमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है? मी एंड मी, इंडिविजुअल, व्हाट आई एम डूइंग एज अ सिटीजन। अगर घर में एक एनवायरमेंटल हैबिट जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। 10 साल बाद इंडिया क्लीनर या मोर पोल्यूटेड? मच मोर क्लीनर। All right, thank you so much for
answering these, I get to know you more through this, and I've really enjoyed conversing with you, and I hope we get live with this video very soon. मज़ा आया. आपके एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स ये याद दिलाते हैं कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब की डेली चॉइसेस से जुड़ी हुई है. आज के एपिसोड से ये क्लियर होता है कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं बल्कि पर्पस के साथ जीने का एक तरीका है. और शायद रियल हैप्पीनेस वहीं से शुरू होती है जब हम नेचर के साथ रिकनेक्ट करते हैं. अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन मीनिंगफुल लगी तो इस एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुँचे. और याद रखिएगा, छोटा सा एक ग्रीन स्टेप भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ. तब तक नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए. जय हिंद.